मैंने गाड़ी का रुख उस रास्ते पर मोड़ दिया जो जग्गू के गांव जाता था। अब सुबह होने में ज्यादा देर नहीं थी। मैं 2 रातों का जागा हुआ था, इसलिए मुझे नींद के झोंके आ रहे थे। तैमूर तो ऊँघते हुए बाकायदा खर्राटे लेने लगा था। एक लम्हे को मुझे उस पर तरस भी आया। वो बेचारा महज मेरी दोस्ती और मोहब्बत में यहाँ दौड़ा चला आया था। मैंने बारहा उसे झिड़का भी था, झुंझुलाकर भी बात की थी, मगर उसने एक मर्तबा भी नहीं जताया था कि वो मेरी वजह से खार हो रहा है। मैंने सोचा उससे कहूं कि पिछली सीट पर आराम से लेट कर सो जाओ। इसीलिए मैंने गाड़ी रोकी और उसका कंधा पकड़कर आहिस्ता से हिलाया। तैमूर, 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 तैमूर। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। फिर कुछ कहे बगैर उसने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला और उसी फुर्ती से उसे लोड भी कर लिया। उसने अंधेरे में आंखें फाड़ी, बोला, कौन कौन है, किस तरफ है? उसकी हालत पर मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। हम में से हर एक का यही हाल था। नींद में भी हमें दुश्मन ही नजर आते थे। मैंने हंसकर कहा, अब कहीं मुझे पर फायर मत कर देना। तैमूर खिफ़्फ़त ज़दा होकर बोला, मैं समझा कि। मैंने उसकी बात काट दी। कहा, आप कुछ नहीं समझे, समझते होते तो बगैर सोचे समझे रिवॉल्वर न निकालते। फिर मैंने संजीदा होकर कहा, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जगाया है कि पिछली सीट पर जाकर आराम से सो जाओ। तैमूर खिसियाना होकर बोला, ला हौला वला कुव्वत। मेरा ख्याल है कि मैं खासी देर सो लिया हूँ और फ्रेश हो चुका हूँ। तुम पिछली सीट पर जाकर सो जाओ। मैंने हंसकर कहा, मेरी फिक्र मत करो, मैंने कल का सारा दिन सोते हुए गुजारा है। मैं बिल्कुल ताज़ा दम हूँ। तुम पिछली सीट पर जाकर सो जाओ। तैमूर नींद की झोंक में था, इसलिए उसने मेरी बात पर गौर ही नहीं किया, वरना वो ये जरूर पूछता कि कल मुझे इतना वक्त कब और कैसे मिल गया कि मैं सारा दिन सोता रहा था। वो जाकर पिछली सीट पर लेट गया। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और एक मर्तबा फिर रवाना हो गया। सुबह के आसार नमूदार हो चले थे। मैंने एक गहरा सांस लिया और गाड़ी के एक्सेलरेटर पर पांव का दबाव बढ़ा दिया। मैं जग्गू के गांव पहुंचा तो हर तरफ उजाला फैल चुका था। खेतों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। मैंने वहां जाने के लिए वो रास्ता मुंतखब किया था जहां हरनाम चाचा गाड़ी लेकर आया था। फिर 2 बातें एक साथ हुई। मैंने बैक व्यू मिरर में तैमूर को अंगड़ाई लेकर उठते देखा। उसके साथ ही गाड़ी चलते चलते झटके खाने लगी। मेरी नजर फ्यूल गेज पर थी। फ्यूल जाहिर करने वाली सुई ई के निशान से भी नीचे हिल रही थी। गोया गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका था। पीछे से तैमूर भी झुककर फ्यूल गेज ही देख रहा था। वो खुद कलामी के अंदाज में बोला, ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें पहले से पेट्रोल चेक कर लेना चाहिए था। लगता है कि अब इसे घसीटना ही पड़ेगा। मैंने कहा, तुम इतने नाजुक अंदाम कब से हो गए? पैदल चलने के नाम से ही बुरे बुरे मुंह बना रहे हो। तैमूर ने मेरी बात का जवाब न दिया। वो गाड़ी से नीचे उतरा और जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद करके एक तरफ खड़ा हो गया। मैं भी गाड़ी से नीचे उतर आया और हंस कर कहा, अरे परेशान मत हो, हम जग्गू के गांव पहुंच चुके हैं। तैमूर ने गौर से इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर पुरख्याल अंदाज में बोला, क्या मेरी यादाश्त वाकई इतनी कमजोर हो गई है कि अब मुझे जगहों की पहचान भी नहीं रही? मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी यादाश्त बिल्कुल ठीक है, मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ। हमें देखकर गांव के 2-3 आदमी हमारी तरफ आ गए। मैंने उनमें से एक को मुखातिब किया, कहा, सुनो भैया, हमें जग्गू के घर जाना है। वो बोला, इसी रास्ते पर सीधे चले जाना, फिर उल्टे हाथ पर तुम्हें एक रहट दिखाई देगा, उसी के पास से उल्टे हाथ पर मुड़ जाना। मैंने उसकी बात काट दी। कहा, जग्गू गांव में मौजूद है या नहीं? उसने गौर से मुझे देखा, शायद अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरा ताल्लुक पुलिस से तो नहीं है। चंद लम्हे तजब्जुब में रहने के बाद उसने कहा, जग्गू तो गांव में नहीं है। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि मुझे एक आदमी आता दिखाई दिया। वो लंबे लंबे डग भरता हमारी तरफ आ रहा था। वो नजदीक पहुंचा तो उसका सांस फूला हुआ था, मगर उसका चेहरा मेरे लिए अजनबी था। उसने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा, फिर बोला, सरदार गांव में मौजूद है, उसने आपको बुलवाया है। मैंने सख्त लहजे में पूछा, सरदार को कैसे मालूम हुआ कि हम यहाँ हैं? उसने हंसकर कहा, यह कौन सा मुश्किल है साहब। सरदार ने कालू को ऊंचे से एक पेड़ पर बिठा दिया है। उसके पास दूरबीन भी है। वो आसपास के रस्तों पर नजर रखे हुए है। उसने आपकी गाड़ी देख ली थी। मैंने पूछा, पुलिस गांव से कब गई? वो बोला, उनका अफसर तो सवेरे ही सवेरे चला गया था, बाकी पुलिस वाले भी जा रहे हैं। मैंने पूछा, जा रहे हैं क्या मतलब? क्या वो लोग अब तक गए नहीं? वो बोला, नहीं साहब, मैंने अभी बताया तो था कि उनका अफसर चला गया है, मगर वो लोग अभी मौजूद हैं। आप फिक्र मत करें, सरदार जग्गू ने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मैंने उसे टालने को कहा, अच्छा तुम चलो, हम आते हैं। न जाने क्यों उस आदमी पर मुझे एतबार करने को दिल नहीं जा रहा था। उसके जाने के बाद मैंने उसी आदमी को मुखातिब किया जिससे पहले जग्गू के घर का रास्ता पूछा था। मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे जानते हो? उसने नफरत भरे लहजे में कहा, 1 नंबर का हरामजादा है, वक्त पड़ने पर गधे को बाप बना लेता है। जग्गू भी इस पर बिल्कुल एतबार नहीं करता, क्योंकि ये पुलिस के लिए मुखबरी भी करता है। पता नहीं जग्गू ने इसे क्यों भेजा है। तुम अगर पुलिस से छुप रहे हो तो यहाँ से फौरन निकल जाओ। हरिया खुद ही कह रहा था कि गांव में पुलिस मौजूद है।
अब तक उसने पुलिस को बता भी दिया होगा कि तुम लोग यहाँ आए हो। मैंने कहा हम लोग जाने के लिए नहीं आए। फिर कुछ सोच कर मैंने कहा ये हरिया इतना ही धोखेबाज है तो जग्गू ने इसे अपने साथ क्यों रखा है। वो बोला जग्गू ने तो इसे गांव से भी निकाल दिया था, मगर इसकी बीवी और बच्चों के ख्याल से उसे रहम आ गया। मैंने कहा अच्छा तुम लोग मेरा छोटा सा एक काम करवा दो। मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, मैं इसे किसी ऐसी जगह खड़ा करना चाहता हूँ कि इस पर किसी की नजर न पड़े। अगर कोई ऐसी जगह हो तो इसे धकेल कर वहां तक पहुंचा दो। वो आदमी हंसकर बोला ये भी कोई काम है, यहाँ से थोड़ी दूर वो दरख्तों का झुंड है। उसने एक तरफ इशारा किया, बोला वहां ये गाड़ी तो क्या बस भी आसानी से छुप जाएगी। चलो बैठो गाड़ी में, हम धक्का लगाते हैं। फिर मैं स्टीयरिंग पर बैठ गया और वो दोनों गाड़ी को धक्का लगाने लगे। तैमूर भी उनके साथ शामिल हो गया। उन तीनों ने जरा सी देर में गाड़ी को धकेल कर दरख्तों के झुंड तक पहुंचा दिया। फिर तैमूर ने एक घनी झाड़ी उखाड़ी और उसके जरिए टायरों के निशानात मिटाने लगा। दोनों गांव वाले भी इस काम में शरीक हो गए और देखते ही देखते टायरों के निशानात मादूम हो गए। इससे फारिग होकर मैंने एक गांव वाले से पूछा हमें हरनाम चाचा के घर तक पहुंचा दो। वो हैरान होकर बोला अरे तुम तो यहाँ सबको जानते हो, कहीं तुम वही तो नहीं हो जिसकी बीवी को कुछ लोग अगवा करके ले गए थे। फिर वो अचानक खौफजदा हो गया और बोला फिर तुमने उनके 3 आदमियों को गोली मार दी थी। हाँ यही गाड़ी तो थी उस वक्त गांव में। मैंने नर्म लहजे में कहा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे सिर्फ हरनाम चाचा तक पहुंचा दो। वो खेतों में घुसते हुए बोला आओ मेरे साथ। अगर हरिया पुलिस को लाया भी तो उस रास्ते से लाएगा जिस पर गाड़ियां और बैलगाड़ियां चलती हैं। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से उसके पीछे पीछे चलता रहा। तकरीबन 20 मिनट के बाद हम उसी बाग के सामने खड़े थे जहां हरनाम चाचा से मेरी मुलाकात हुई थी। उसी बाग में उनकी कुटिया भी थी। अंदर जाने वाले रास्ते पर हरनाम चाचा ने कांटेदार झाड़ियों की बाड़ लगा रखी थी। मैंने एहतियात से वो बाड़ हटाई और उसमें इतना रास्ता बना लिया कि एक आदमी गुजर सके। फिर मैं और तैमूर अंदर दाखिल हो गए। दोनों गांव वाले हमें वहां तक छोड़कर वापस चले गए थे। शायद वो मुझसे खौफजदा हो गए थे। मैंने उनकी आंखों के सामने 3 आदमियों को मौत के घाट उतारा था और फिर दीदा दलेरी से वहां पहुंच गया था। हालांकि पुलिस भी वहां मौजूद थी। वो लोग मुझे और तैमूर को नामी गरामी डाकू समझ रहे थे। हरनाम चाचा की कुटिया से हुक्का गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही थी और तंबाकू की मानूस बू फजा में रची हुई थी। मैंने दरवाजे के पास जाकर आहिस्ता से आवाज दी हरनाम चाचा। जवाब में हरनाम चाचा की आवाज सुनाई दी कौन है। फिर कदमों की आहट से मुझे अंदाजा हुआ कि कोई दरवाजे की तरफ आ रहा है। दूसरे ही लम्हे मुझे हरनाम चाचा नजर आए। मुझ पर नजर पड़ते ही वो बुरी तरह चौंक उठे। हैरत से बोले तुम क्यों आ गए बेटा, यहाँ तो तुम्हारे लिए जबरदस्त खतरा है। मैंने हंसकर कहा खतरा तो जिंदगी के साथ साथ चलता है चाचा, मैं अपनी बीवी की तलाश में यहाँ आया हूँ। हरनाम चाचा ने एक तरफ हटकर हमें रास्ता देते हुए कहा अच्छा अंदर आ जाओ। फिर वो चौंक कर बोला तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं। मैंने कहा गांव के 2 आदमियों के अलावा हरिया ने भी हमें देख लिया है। हरनाम चाचा बड़बड़ाए उस कमबख्त ने तुम्हें कैसे देख लिया। और तो किसी से कोई खतरा नहीं है, मगर वो हरामजादा हरिया पुलिस का मुखबर है। उसने अब तक पुलिस वालों को बता दिया होगा कि तुम लोग यहाँ आए हो। तैमूर ने पहली बार जबान खोली। बोला चाचा तुम किसी तरह हरिया को यहाँ बुला लो और उससे पूछो कि उसने पुलिस को हमारे बारे में बताया है या नहीं। हरनाम चाचा ने कहा तुम लोग आराम से बैठो, मैं हरिया को अभी बुलवाता हूँ। ये कहकर वो कुटिया से बाहर निकल गया। हरनाम चाचा ने प्याल के ढेर पर मोटा खेस डालकर आरामदेह बिस्तर बना रखा था। हम दोनों उसी बिस्तर पर बैठ गए। मैं चौंक कर तैमूर से बोला देखो मैं जल्दी में गाड़ी से हथियार निकालना भूल गया था। तैमूर ने हंसकर कहा लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। जो मेरे कंधे से शोल्डर बैग लटक रहा है उसमें तुम्हारे ख्याल में क्या बर्गर्स और चॉकलेट हैं? इस बैग में मौत बंद है। मैंने हंसकर कहा अरे तुम तो फलसफा बोलने लगे, मौत को भी भला कोई बंद कर सकता है। तैमूर ने शोखी से कहा बंद है जब ही तो कह रहा हूँ, अगर तुम कहो तो उसे आजाद कर दूं। मैंने संजीदा होकर कहा खैर छोड़ो इस बहस को, ये बताओ इस बैग में है क्या क्या। वो भी संजीदा हो गया। वो बोला एक रिवॉल्वर और एक्स्ट्रा राउंड्स तो हमारी जेबों में है। इस बैग में 2 सिग ऑटोमेटिक फोल्डिंग राइफल्स हैं, 2 मशीन पिस्टल और उनके मैगजीन, कुछ दस्ती बम, 2 एक डायनामाइट स्टिक और एक हैवी टॉर्च है जो 4 सेल से चलती है। मैंने हंसकर कहा बस, कोई टैंक, मिसाइल या एयरक्राफ्ट गन नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम पूरा असलहा खाना उठा लाए हो। तैमूर मुंह बनाकर बोला ये असलहा खाना भी तुम्हारा और ग्लोरिया का है, मैं तो सिर्फ इसे उठाने का गुनाहगार हूँ। मैंने हंसकर कहा एक तो तुम हर बात दिल पर ले जाते हो, जरा सी बात में औरतों की तरह रूठने लगते हो। अचानक बाहर से हरनाम चाचा की आवाज सुनाई दी हरिया जरा मेरी कुटिया में जाकर वो बड़ा बक्स तो उठा दे, बहुत भारी है, मुझसे उठ नहीं रहा। हरिया ने हैरत से कहा बस चाचा, इतने से काम के लिए बुलाया था। हरनाम चाचा ने बुलंद आवाज में कहा काम तो तुझसे बहुत जरूरी है, मगर पहले जरा मेरा ये काम कर दे।
चाचा की आवाज सुनते ही हम दोनों झपट कर दरवाजे के पास दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। कुटिया का दरवाजा भिड़ा हुआ था। फिर कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। मैं झपट कर उसे दबोचने ही वाला था कि मेरी नजर उसके सफेद बालों पर पड़ी। चंद लम्हे ताखुर के बाद हरिया भी कुटिया में दाखिल हुआ। मैंने एकदम पीछे से उसकी गर्दन दबोच ली। उसने हड़बड़ा कर पलटने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। तैमूर अचानक उसके सामने आ गया। मैं हरिया के चेहरे के तासुरात तो नहीं देख सका था, मगर मुझे अंदाजा हो गया कि वो तैमूर से ज्यादा उसके रिवॉल्वर को देखकर साकित हो गया है। फिर वो गिड़गिड़ा कर बोला, मुझे क्यों मारते हो, मुझे मत मारो। तैमूर ने आगे बढ़कर चटाख से उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। फिर दुरुस्त लहजे में कहा, अगर शोर मचाया तो सचमुच ज़िबा कर दूंगा। फिर उसने आगे बढ़कर हरिया की तलाशी ली। उसकी जेब से 122 रुपए, एक कंघा, एक कमानीदार चाकू और मैला सा एक रुमाल निकला। मैंने उसकी गर्दन छोड़ दी। मेरी गिरफ्त से आजाद होते ही वो बुरी तरह अपनी गर्दन मसलने लगा। वो बार बार मेरे हाथों की तरफ ही देख रहा था। शायद ये देख रहा हो कि मैंने उसकी गर्दन हाथ से दबोची थी या मेरे हाथ में लोहे का कोई औजार था। मैंने सर्द लहजे में कहा, हरिया, तुमसे जो कुछ पूछा जाए सच सच और फौरन बता देना। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, कहा, अगर ये ना बताए तो इस पर रिवॉल्वर की गोली जाया मत करना, बल्कि इसी के चाकू से इसे ज़िबा कर देना। ये कहकर मैं फिर हरिया की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने कहा, हाँ, ये बताओ तुमने पुलिस को मेरे बारे में क्या बताया है। उसने खुश्क होंठों पर जबान फेरी। फिर खौफजदा अंदाज में थूक निकल कर कुछ बोलने की कोशिश की, मगर मुंह खोल कर रह गया। उसके हलक से आवाज न निकल सकी। मैंने सर्द लहजे में कहा, झूठ मत बोलना। मैंने इसी गांव में 3 आदमियों को ठिकाने लगाया है। कत्ल करना मेरा मशगला है। अभी मैं उन पुलिस वालों को भी यहीं से उठवा लूंगा, इसलिए जो कुछ कहना सोच समझ कर कहना। वो सहम कर बोला, मैंने उन्हें आपके बारे में बता दिया है। वो आपकी तलाश में निकल गए हैं। मैंने पूछा, गांव में इस वक्त कितने पुलिस वाले हैं? हरिया ने कहा, 5 थे। एक हवालदार इंस्पेक्टर साहब के साथ चला गया। इस वक्त गांव में 3 पुलिस वाले हैं। तैमूर ने कहा, तुमने उन्हें क्या बताया है? वो बोला, मैंने उन्हें बताया था कि जिस आदमी ने यहाँ 3 खून किए हैं वो फिर आया है और जग्गू को पूछ रहा है। इस पर एक पुलिस वाले ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा कि उसे बातों में लगाकर यहाँ ले आता, खुद क्यों दौड़ा चला आया। फिर उन्होंने मुझसे उस जगह के बारे में पूछा जहां मैंने आपको छोड़ा था। वो लोग राइफलें लेकर फौरन उस तरफ निकल गए। मैंने पूछा, जग्गू कहाँ है? वो बोला, जग्गू गांव ही के किसी घर में छुपा हुआ है, मगर मुझे ये नहीं पता कि वो किस घर में है। तैमूर ने पूछा, हमारी गाड़ी किसी ने देखी थी? वो बोला, मैंने ही देखी थी। वो तो मैंने झूठ बोला था कि आपको जग्गू के किसी आदमी ने देखा है। मैंने कहा, तुम हमसे ये झूठ भी बोल सकते थे कि गांव में पुलिस वाले मौजूद नहीं। वो बोला, मुझसे पहले आप 2 आदमियों से बात कर रहे थे। मेरा ख्याल था कि उसने आपको बता दिया होगा कि अभी पुलिस गांव में मौजूद है। मैंने कहा, इसका मतलब है कि मेरी बात दरमियान में ही रह गई, क्योंकि किसी ने इंतहाई करख्त और हतक-आमेज अंदाज में हरनाम चाचा को आवाज दी। मैंने खुले दरवाजे की ओट से झांका तो मुझे 2 पुलिस वाले नजर आए। मैंने एकदम रिवॉल्वर निकाल लिया और हरिया से कहा, अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो खोपड़ी में गोली उतार दूंगा। ये वही रिवॉल्वर है जिससे मैंने 3 खून किए हैं। मेरा लहजा इतना सफाक था कि हरिया बुरी तरह सहम गया। पुलिस वाले ने चीख कर कहा, बाहर आओ बुढ़े। हरनाम चाचा ने कहा, कौन है भैया? मेरे पैर में चोट लगी है, तुम अंदर ही आ जाओ, यहाँ कौन सा पर्दा है। मैंने अचानक हरिया की गर्दन दबोची और रिवॉल्वर जेब में रख कर दूसरे हाथ से उसकी कनपटियां दबाने लगा। फौरन ही वो मेरे हाथों में झूल गया। तैमूर ने फुर्ती से उसे घसीट कर एक कोने में डाल दिया और वहां रखी हुई खाली बोरियां उस पर डाल दी। इस काम में हमें मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा। पुलिस वाला धाड़ा, ओए बुढ़े, बाहर आता है या अंदर आकर तेरी खाल उधेड़ दूं? हरनाम चाचा ने झुंझुलाहट का मुजाहरा किया। बोला, मैं कह तो रहा हूं कि अंदर आ जाओ। मेरे पैर में बहुत जबरदस्त तकलीफ है, मोच आ गई है, मैं चल नहीं सकता। फौरन ही भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी। मैं और तैमूर झपट कर पहले की तरह दरवाजे के साथ चिपक गए। हरनाम चाचा भी फुर्ती से प्याल के ढेर पर बिछे हुए बिस्तर पर लेट गया। वो तो अच्छा हुआ कि पुलिस वाले पहले ही दफा में कुटिया की तरफ नहीं आए, वरना वो हरिया को जरूर देख लेते। भारी बूटों की आवाज जूं जूं नजदीक आ रही थी। तैमूर के चेहरे का तनाव बढ़ता जा रहा था। मैंने इशारे से उसे पुरसुकून रहने को कहा। अचानक दरवाजा खुला और एक पुलिस वाला अंदर दाखिल हुआ। राइफल उसके शाने पर लटक रही थी। वो सीधा हरनाम चाचा की तरफ बढ़ गया, जो अब बुरी तरह कराहने की अदाकारी कर रहा था। पुलिस वाला अगर पीछे मुड़कर देख लेता तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाती। वो तो खैर हमारे हाथों में मारा जाता, मगर उसका दूसरा साथी चौकन्ना हो जाता। अचानक दूसरा पुलिस वाला अंदर दाखिल हुआ। वो पहले वाले के मुकाबले में ज्यादा मोहतात और चालाक था। उसकी राइफल भी शाने की बजाय हाथों में थी और उसने घुसते ही पहले इर्द गिर्द का जायजा लिया। वो जूं ही मेरी तरफ मुड़ा, यूं उछला
जैसे उसका पैर जलते हुए अंगारे पर पड़ गया हो। मैंने उसे संभलने का मौका दिए बगैर आगे बढ़कर उसकी राइफल पकड़कर झटका दिया तो वो सीधा मुझसे आ टकराया। हरनाम चाचा की तरफ जाने वाले ने खतरा महसूस करते ही राइफल शाने से उतारने की कोशिश की, मगर तैमूर डपट कर बोला, अपनी जगह से हिलना मत वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। वो यूं साकित हो गया जैसे चाबी का बंदर चाबी खत्म होने पर साकित हो जाता है। ढोल बजाने वाला जो हाथ ऊपर होता है वो उठा ही रह जाता है और जो नीचे होता है वो नीचे ही रह जाता है। मैंने झटका देकर अपने शिकार से राइफल छीनी, उसे दोनों हाथों में पकड़कर घुटने पर दे मारा। राइफल खुश्क लकड़ी की तरह दरमियान से टूट गई। पुलिस वाला हैरत से ये कार्रवाई देख रहा था। फिर मैंने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ा और उसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो अपने साथी के कदमों में जा पड़ा। थप्पड़ से उसके गाल की खाल उधड़ गई थी, खून छलक आया था। इस दौरान में तैमूर ने अपने शिकार की राइफल छीन ली थी। इस कोशिश में तैमूर ने उसके पेट में घुटने से जोरदार जरब लगाई तो वो भी अपने साथी के साथ जमीन पर लेट गया। मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा, मुझे पहचानते हो तुम लोग? दोनों ने एक साथ नफी में सर हिलाया। मैंने हरिया के बयान की तस्दीक करने के लिए पूछा, जग्गू कहाँ है? न जाने क्यों मुझे एहसास हुआ कि हरिया ने मुझसे झूठ बोला है। उस पुलिस वाले ने जिसकी राइफल मैंने तोड़ दी थी कहा, वो हरिया के घर में बंद है। मैंने कहा, गांव में और कितने पुलिस वाले हैं? वो बोला, इस वक्त तो हम 3 ही थे। हमारा तीसरा साथी उन लोगों की तलाश में गया है जिनसे तुमने जग्गू के घर का रास्ता पूछा था। मैंने हरिया की तरफ इशारा करते हुए तैमूर से कहा, इस हरामजादे को होश में लाओ। बोरिया हटाकर तैमूर ने हरिया को बाहर निकाला और उन्हीं लोगों के नजदीक फर्श पर लिटा दिया। हरिया को देखकर वो दोनों हैरत ज़दा रह गए। फिर उनमें से एक ने पूछ ही लिया, ये हरिया तुम्हारे हत्थे कैसे चढ़ा? मैंने तज़ीक आमेज अंदाज में कहा, जैसे तुम लोग चढ़े हो या जैसे तुम्हारा तीसरा साथी चढ़ेगा। फिर मैंने तैमूर से कहा, इसे होश में लाओ, मैं जरा इसे झूठ का मजा तो चखा दूं। कुटिया के एक कोने में कोरी मिट्टी का एक घड़ा रखा हुआ था। तैमूर ने ग्लास में पानी लिया और हरिया के मुंह पर छींटे मारे। थोड़ी सी कोशिश के बाद हरिया ने आंखें खोल दी। उसने पहले खोई खोई आंखों से इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर एकदम झपट कर उठ बैठा। तैमूर ने तंजिया लहजे में कहा, अब कहीं फिल्मी अंदाज में मत पूछना कि मैं कहाँ हूँ। हरिया ने जैसे तैमूर की बात सुनी ही नहीं थी। वो तो मुतवहश नजरों से दोनों पुलिस वालों को देख रहा था। मैंने सफाक लहजे में कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना हरिया कि मुझसे झूठ मत बोलना, मगर लगता है कि तुम जीने से बेजार हो चुके हो। हरिया हड़बड़ा कर बोला, मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया है। मैंने आगे बढ़कर उसके सर पर ठोकर मारी, कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मुझे वाकई गुस्सा आ गया था। हरिया उछल कर गिरा तो मैंने उसकी गर्दन पर पांव रख दिया। मैंने उसकी गर्दन पर पांव का दबाव बढ़ाते हुए कहा, बताओ जग्गू कहाँ है? हरिया जल्दी से बोला, वो मेरे घर में है। मैंने सफाक लहजे में कहा, बस अब सच बोलने का वक्त गुजर चुका हरिया। मेरे पैर का दबाव उसकी गर्दन पर मजीद बढ़ता गया। उसके हलक से खरखराहट की आवाज बुलंद हुई। उसने दोनों हाथों से मेरा पैर अपनी गर्दन से हटाना चाहा, मगर मैं उसे खत्म करने का फैसला कर चुका था। मैंने दबाव मजीद बढ़ाया। हरिया बुरी तरह तड़पा, फिर साकित हो गया। उसकी आंखें हलकों से निकल आई थीं और चेहरा मस्क होकर रह गया था। मैंने पुलिस वालों से पूछा, तुमने जग्गू को यहाँ कैद क्यों कर रखा है? उसे गिरफ्तार किया ही था तो हवालात क्यों नहीं भेजा? उनमें से एक थूक निकल कर बोला, वो बात असल में ये है कि वो मेरी सफ़ाकी देख चुका था। मैं डपट कर बोला, बोलते क्यों नहीं? उसने कहा, वो जी इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि जग्गू के खिलाफ अभी कोई इल्ज़ाम नहीं है, इसलिए इसे थाने की बजाय यहीं रखो। ठाकुर साहब के आदमी खुद ही इससे पूछगिछ कर लेंगे। तैमूर ने कहा, तो फिर उन लोगों ने पूछगिछ की? पुलिस वाला मशीनी अंदाज में हर सवाल का जवाब दे रहा था। बोला, वो लोग तो अभी पहुंचे ही नहीं हैं यहाँ, 11 साढ़े 11 बजे तक आएंगे। मैंने पूछा, तो फिर हरिया के कहने पर तुम मेरे पीछे क्यों भाग लिए? वो बोला, हमने सोचा अगर हमने 3 आदमियों का कातिल गिरफ्तार कर लिया तो शायद हमारी तरक्की हो जाए। मैंने तज़हीक आमेज लहजे में कहा, 3 आदमियों का नहीं बल्कि 4 आदमियों का कातिल कहो। एक कत्ल तो मैंने अभी तुम्हारे सामने किया है। फिर मैंने हंसकर कहा, और 4 ही क्या, मेरे क्रेडिट पर तो बेशुमार कत्ल, डकैतियां, अगवा और न जाने कौन कौन से मुकदमात हैं। उनमें से एक ने खौफजदा अंदाज में मुझे देखा, फिर लरसती हुई आवाज में बोला, आपने वो 3 कत्ल किए थे? मैंने तल्ख लहजे में कहा, हाँ, मैं ही उनका कातिल हूँ। मुझे भी अंदाजा था कि उनके सामने 3 आदमियों के कत्ल का एतराफ़ करना मुनासिब नहीं था, मगर अब तो ये बात मैं कह ही चुका था। मैंने कहा, मुझे गौर से देख लो, मुमकिन है मैं तुम लोगों को छोड़ भी देता, मगर तुमने मुझे पहचान कर काम खराब कर दिया। अब तुम लोग मेरी मदद करो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ भी दूं। उन दोनों के चेहरे जो लम्हा भर मौत की दहशत से तारीक हो गए थे, अचानक दमक उठे। फिर उनमें से एक कांपती हुई आवाज में बोला, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। मैंने कहा, तो फिर मुझे वहां ले चलो जहां तुम लोगों ने जग्गू को कैद कर रखा है।
अब ठाकुर के आदमी आएंगे तो उनसे पूछगिछ हम करेंगे। हाँ, पहले बस इस लाश का बंदोबस्त कर लो। वो बोले, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं।